हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बार ऑफ स्टडीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये पार्ट 3 होगा। और मुझे याद है कि मैंने आपको अटेंशन तक पढ़ा दिया था, उसके बाद हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डिप्टी। कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं मे बी रेड बाय डिप्टी, जिनको सहायक किताबों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको सहायक किताबों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। एंड एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है सारांश। मेड ऑफ देम, उन किताबों का सारांश बनाया गया बाय अदर्स, अन्य लोगों के द्वारा। जैसे कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनका अन्य लोगों के द्वारा सारांश बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, बाजारों में उपलब्ध किया जाता है। आप उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए आप कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना चाहते, बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उन किताबों का एक सहायक किताब भी होता है जिसे अन्य लोग निचोड़ निकाल कर बना देते हैं। निचोड़ उसका निकाल लेते हैं मोटी वाली किताब का और फिर उसको उपलब्ध करा देते हैं, तो आप वो किताब पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। वही कह रहा, सम बुक्स आल्सो में बी रेड बाय डिप्टी। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको डिप्टी के माध्यम से पढ़ना चाहिए। एंड एक्सट्रैक्ट मेड, और जो सारांश बनाया गया है, ऑफ देम, उनका, किनका, किताबों का, बाय अदर्स, अन्य लोगों के द्वारा। तो आप सारांश के रूप में भी उन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि आगे अभी बताएगा कि क्या होता है जब आप सारांश किसी किताब का पढ़ते हैं। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स। लेकिन अगर आप सारांश पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मोटी बुक नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ अन्य लोगों के द्वारा बनाए गए सारांश वाली किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स। तो किताबें कैसी होनी चाहिए? लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स की होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण किताबें ना हो, मतलब कम महत्वपूर्ण किताबें हों तो आप उनका सारांश पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत ज़्यादा कोई चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको उस चैप्टर या उस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई किताब ऐसी है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, या चैप्टर है तो उसके बारे में अगर आपको पहले जानकारी है, तो उस किताब या चैप्टर को आप थोड़ी सी महत्व कम दे सकते हैं। आप सारांश उसका पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट बुक है तो आपको उसे डीपली पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और कुछ ऐसी भी किताबें होती हैं जो घटिया किस्म की होती हैं। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, घटिया किस्म की जो किताबें होती हैं, जो बहुत निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे सीरीज वगैरह आ जाती हैं, तो वो कैसी होती हैं? एल्स डिस्टिल्ड बुक्स, वो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, छनी हुई बुक होती हैं। जो मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स होती हैं वो कैसी बुक होती हैं? डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं। आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, और वो कैसी होती हैं? वो डिस्टिल्ड बुक जो होती हैं घटिया किस्म की, वो कैसी? छने हुए पानी की तरह होती हैं। फ्लाइसी थिंग्स, जो बहुत हल्की होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। आप देखते हैं 200 पेज की जो बुक आती है उसको मात्र 35 पेज में बना दिए हैं, मतलब उस मेन टॉपिक निकाल कर रख दिए हैं एकदम। तो क्या, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो जानकारी नहीं रहेगी जो मोटी वाली बुक पढ़ने पर जानकारी आपको रहती है। तो डिस्टिल्ड बुक्स, आप भले ही आपको देखने में फ्लैसी लगती हैं, हल्की लगती हैं, फ्लैसी थिंग्स लगती हैं, हल्की लगती हैं, लेकिन वो आपको वो ज्ञान नहीं दे पाएंगी जो आपको टेक्स्ट बुक देती है। इसीलिए आपको डिस्टिल्ड बुक्स पढ़ने नहीं चाहिए, आपको हमेशा डीप, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। ओके, अब आगे फ्रांसिस बेकन कहते हैं, रीडिंग मेक अ मैन फुल। रीडिंग यानी जो पढ़ाई है, मेक का मतलब मेक्स, यहाँ मेक का मतलब मेक्स है। तो रीडिंग मेक्स अ मैन फुल। जो रीडिंग है, पढ़ाई जो है, वो आदमी को पूर्ण बना देती है, परफेक्ट बना देती है। अगर आदमी पढ़ता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कॉन्फ्रेंस मतलब बातचीत, ए रेडी मैन,
एक रेडी मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर हाजिर जवाबी रेडी। जैसे अगर आप कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत करते हैं तो आप किस प्रकार के आदमी बन जाते हैं? हाजिर जवाबी आदमी बन जाते हैं। तो वही कह रहा है कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस जो है बातचीत हमें कैसा बना देती है? रेडी मैन बना देती है। अगर हम रीडिंग करते हैं तो हम फुल मैन हो जाएंगे, अगर हम कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत करते हैं तो हम रेडी मैन हो जाएंगे। एंड राइटिंग, और अगर हम लिखते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? एन एग्जैक्ट मैन। तो हम एग्जैक्ट हो जाएंगे, हमें सही तरीके से लिखना समझना आ जाएगा, हमारा जो गलत करने की प्रवृत्ति रहती है वो कम हो जाएगी, हम एग्जैक्ट लिखना शुरू कर देंगे, करेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। अगर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो हम एग्जैक्ट मैन बन जाएंगे, फिर हमसे गलतियां बहुत कम होंगी। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ ए मैन राइट लिटिल, मान लीजिए कोई व्यक्ति कम लिखता है, जैसे लिखने से क्या होता है? एग्जैक्ट मैन बन जाता है आदमी। लेकिन मान लीजिए इफ ए मैन राइट लिटिल, कोई आदमी है जो बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी कम लिखता है तो उसकी याददाश्त कैसी होनी चाहिए? ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी याददाश्त होनी चाहिए, तब वो जाके करेक्ट कर पाएगा सारी चीज़ों को। क्योंकि राइटिंग क्या करती है? आदमी को एग्जैक्ट बना देती है। लेकिन अगर कोई आदमी लिख ही नहीं पाता या बहुत कम लिखता है, लिखने की आदत नहीं, तो उसकी भाई याददाश्त बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कह रहा है इफ़ ही कन्फर लिटिल, यदि कोई व्यक्ति बातचीत बहुत कम करता है तो ही हैड नीड हैव प्रेजेंट विट, तो उसके पास तीव्र बुद्धि होनी चाहिए, चीज़ों को याद वाद करने की बहुत ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए। प्रेजेंट विट, हाजिर जवाबी उसको होना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है तो ही हैड नीड हैव प्रेजेंट विट, उसे बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो बात बहुत ज़्यादा नहीं करता है, किसी से वार्तालाप नहीं करता, अकेले रहता, तो भाई उसे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट विट का होना चाहिए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो अपने दैनिक कार्यों को मैनेजमेंट कर सकता है। एंड इफ ही रीड्स लिटिल, और यदि कोई आदमी पढ़ता बहुत कम है, यदि कोई व्यक्ति है जो पढ़ता बहुत कम है, ही हैड नीड है मच कनिंग, तो उसे चालाक होना चाहिए। तो उसे, कनिंग का मतलब चालाक, ही हैड नीड है मच कनिंग, तो उसे बहुत ज़्यादा चालाक होना चाहिए। टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, ताकि वो चीज़ें दिखा सके, ताकि वह वो चीज़ें दिखा सके जो वास्तव में वो नहीं है, दिखावा कर सके, ढोंग कर सके। जैसे बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, फिर भी आपको ऐसा दिखाएंगे कि लगता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। तो अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत कम पढ़ता लिखता है, इफ़ ही रीड्स लिटिल, यदि वो बहुत कम पढ़ता लिखता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे बहुत चालाक होना चाहिए। टू सीम, ताकि यह दिखा सके, टू नो दैट ही डज नॉट, कि वो नहीं है जैसा वो है, ताकि वो यह दिखा सके कि वह नहीं है जैसा कि वो वास्तव में है, यानी अपने आप को अलग दिखा सके। कहने मतलब यहाँ पर अब आगे जो फ्रांसिस बेकन बताएंगे कि आखिर कौन से सब्जेक्ट से क्या फ़ायदे हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्या फ़ायदे, आप कह सकते हैं किस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होता है। यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन। जैसे बता रहे हैं, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप कैसे बन जाते हैं? वाइज, बुद्धिमान बन जाते हैं। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है, आदमी को बुद्धिमान बना देता है। पोइट्री विटी, अगर पोइट्री पढ़ता है तो विटी हो जाता है। विटी का मतलब बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो जाता है, कल्पना करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। पोइट्री विटी, यानी पोइट्री अगर कोई व्यक्ति कविता या फिर किसी कवि को पढ़ता है तो कल्पनाशील हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, कल्पना करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, विटी हो जाता है। द मैथमेटिक सबटाइल, अगर कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो सबटाइल हो जाता है, उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, अर्थात उसका
जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, एकाग्र। नेचुरल फिलॉसफी, अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक दर्शन पढ़ता है, मतलब प्राकृतिक दर्शन का मतलब आप कह सकते हैं साइंस पढ़ता है, विज्ञान कोई व्यक्ति पढ़ता है तो डीप हो जाता है, वो बहुत गहराई से सोचने की क्षमता उसमें हो जाती है, चीज़ों को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वो नहीं करता है, ना किसी से बात करता, बहुत डीप हो जाता है, गहराई से सोचने की क्षमता हो जाती है। आप जानते हैं वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं। मोरल, अगर कोई व्यक्ति मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा, नैतिकता पढ़ता है, नैतिक शिक्षा पढ़ता है तो ग्रेव हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, संस्कारी हो जाता है, आप कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नैतिक शिक्षा पढ़ता है, मोरल पढ़ता है तो बहुत ग्रेव हो जाता है, सीरियस हो जाता है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड, अगर कोई व्यक्ति लॉजिक एंड रिटोरिक पढ़ता है, लॉजिक एंड रिटोरिक पढ़ता है तो कैसा हो जाता है, एबल टू कंटेंड। एबल टू कंटेंट का मतलब होता है बातचीत करने में प्रखर हो जाता है, अपनी बातों को सही तरीके से रख सकता है। लॉजिक एंड रिटोरिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र। अगर कोई व्यक्ति तर्कशास्त्र पढ़ता है तो बातचीत करने में माहिर हो जाता है, कहाँ किससे क्या बात करनी चाहिए ये चीज़ वो सीख जाता है। ओके, अब देख लीजिए आगे, ये शायद लैटिन में लिखा हुआ है, एबियंट स्टडिया इन मोर्स। इसका मतलब होता है स्टडी करने से यानी अध्ययन करने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। वही लिखा है एबियंट स्टडिया, यहाँ ए होना चाहिए, स्टूडियो नहीं होना चाहिए, स्टडिया होना चाहिए। एबियंट स्टडिया इन मोर्स यानी कि जो अध्ययन है ये व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करने में बहुत सहायक होता है। अगर कोई व्यक्ति स्टडी करता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है। अब वो आगे कह रहा है नहीं, देयर इज नो स्टोन्ड, यहाँ स्टोन्ड होगा, स्टैंड भी सही है लेकिन स्टोन्ड ज़्यादा सही रहेगा, टाइपिंग में शायद गलती हो गई। देयर इज नो स्टोन्ड ऑफ इम्पेडिमेंट, यानी कि कोई रुकावट नहीं है, शायद यहाँ और होगा, ओ आर, हाँ और होगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ओ होगा, स्टॉन्ड होगा और ये आर होगा, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वहाँ सही लिखा होगा, यहाँ गलती हो गई। नहीं, देयर इज नो स्टैंड और इम्पेडिमेंट, कोई रुकावट या बाधा नहीं है इन द विट। विट का मतलब यहाँ पर, विट का मतलब बुद्धि तो होता है लेकिन यहाँ बुद्धि नहीं, विट का मतलब क्या है, शिक्षा प्राप्त करने में, स्टडी करने में कोई बाधा नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं, कोई बात, बहुत लोग बहाना मारते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, कोई बाधा ही नहीं है। देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द स्टडी, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं, बट मे बी रॉट आउट बाय फिट्स स्टडीज, लेकिन आपको स्टडी किसकी करनी है, अच्छी किताबों की, फिट स्टडी, फिट का मतलब उपयुक्त स्टडी करनी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पार्ट इसका और आएगा, वो लास्ट पार्ट होगा। धन्यवाद।